कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप लोग जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को देखते हुए दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। और आप लोग ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितने प्रश्न सही है। और चलते हम लोग दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो अपने काम की जिम्मेदारी संभालता है। मेरे भाई याद रखिएगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का है मेरे भाई, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। कुछ टाइम के बाद आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। पहले आप लोग हिंदी के टेस्ट को दीजिए, देखते हैं आप कितने का जवाब दे पाते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से कौन सा सही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही दिख रहा है कि उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। उसने क्या किया भैया? उसने गुरु जी के चरणों में क्या किया? सिर झुकाया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर गलत है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। आपका अगला प्रश्न है भैया कि तमोगुण का संधि विच्छेद, तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? तो आपको बता दूं कि जो तमोगुण का जो संधि विच्छेद होगा ये तमह प्लस गुण होगा, तमह प्लस गुण होगा। यानी कि भैया कौन सा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे विद्यार्थियों को एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आपका 33 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताने के लिए कोशिश करिए कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता का मतलब जो काम करने वाला हो, कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। जिस क्रिया का जो व्यापार का फल है कर्ता पर पड़े उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मेरे भाई साहब प्रेरणार्थक क्रिया। कौन भैया? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो दोस्तों याद रखिएगा व्यंजन संबंधी जो अशुद्धि है इनमें किस में है? तो याद रखिएगा जो वाकीस है भैया इसमें क्या है भैया? अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका 35 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों किसमें कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, गजानन में कर्मधारय समास नहीं है। बाकी महात्मा में है महान है जो आत्मा, काला सांप, नीला है जो कमल। ये तीनों कौन से भैया? ये तीनों समास कर्मधारय समास हैं, कर्मधारय समास हैं। परंतु मेरे दोस्त मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी वाला गजानन में कर्मधारय समास नहीं है। आशा करता हूं आपका हर प्रश्न समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आपका 36 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है मेरे भाई लोग। आपको बता दूं कि इनमें से कौन सा विशेषण है? तो जो थोड़ा है भैया ये विशेषण ही तो है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। जितने लोगों का बहुत बेहतरीन आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छे आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से कि किसी से कोई संबंध ना रखना अर्थ किस लोकित्य में निहित है? तो मेरे भाई याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, लेना एक न देना दो, लेना एक न देना दो। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और आपका 38 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो विष्णु
प्रभाकर जी है मेरे भाई, विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी क्या है भैया, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा आपका। 39 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, आंसर बताने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी रचना है? तो आपको बताना चाहूंगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है भैया? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। कौन भैया? चांद का मुंह जो है टेढ़ा है, ये गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। आपका 40 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए विकल्पों में से छाटिए। तो भाई आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, घर। घर, शरीर और देवस्थान। क्या भैया? घर, शरीर और देवस्थान धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा आपका। 41 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास आने वाली है। तो 41 नंबर का प्रश्न है कि घर, घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है। घर में श्याम से मोटा कोई नहीं में वाक्य का चयन करिए। यहाँ पर देखें नहीं है, कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर यह कौन सा होगा? निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। निषेधात्मक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 42 नंबर का प्रश्न, कोशिश करिए कि अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कि जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो तो अनिर्वचनीय शब्द कहलाता है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हमारे हर विद्यार्थियों को एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आपका 44 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि लड़का प्लसपन में बने विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कपन। लड़कपन ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा आपका। 44 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि माता पिता में समास बताना है आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा, माता पिता यानी कि माता और पिता, ये जो डैश लगा है इसका मतलब होगा और, माता और पिता। तो ये कौन सा समास है मेरे भाई? याद रखिएगा, माता और जो पिता है ये द्वंद्व समास में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा आपका। 45 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि घृणा शब्द, जो घृणा शब्द है से सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों में से छाटिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल घिन। बादल घिन, बादल घिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किस समूह, क्या भैया सुनिएगा, अगला प्रश्न है कि किस समूह में सही पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखिएगा भैया, जो दर्पण होता है, दर्पण को आईना और कांच और मुकुर तीनों, दर्पण एक दोनों है भैया, ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 48 नंबर का प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? खद्दरधारी राजनेता देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। इसका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सभी को बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अवतरण विराम चिन्ह। अवतरण विराम चिन्ह होगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे विद्यार्थियों को हर एक प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा होगा। आपका 49 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत जी की है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी रचना है मेरे भाई? याद रखिएगा, जो बूढ़ा चांद है, ये जो बूढ़ा चांद है भैया, ये सुमित्रानंदन पंत जी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? प्रादुर्भाव। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 51 नंबर का प्रश्न है कि
किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? तो किस विकल्प में बहुव्रीहि समास होगा? तो जो चतुरानन है इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो किसी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। 52 नंबर का प्रश्न है कि जिस क्रिया के 2 कर्म हो वह कहलाती हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जिस क्रिया के 2 कर्म हैं वह क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मेरे भाई याद रखिएगा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जमाई भाववाचक संज्ञा नहीं। बाकी चढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई ये तीनों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपका 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 44 नंबर की ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही है। तो याद रखिएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? कंगाल हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम चुनना है। आपको तत्सम चुनना है, तो मेरे भाई याद रखिएगा जो तत्सम होगा चुनना है तो गर्त आपका तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका 47 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है मेरे भाई कि निम्न शब्द युग्मों में विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आसन और आसन्न। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब होगा भोजन और निकट। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, आशा के साथ कि हमारे हर विद्यार्थियों को हर एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा और आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ए और ए का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और ए का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा कथक तालव्य। आपका लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, बताने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। मरकत, जवाहर, माणिक ये निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला मणि। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को हमारे लाइक करना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो।